सबसे बड़ा बात दिमाग में रखना, ये 2 ही चैप्टर है जो, हाँ, तो तुम्हारा जो टोटल सिलेबस है ना बेटा, उसमें 2 ही चैप्टर है जो 20-20 मार्क्स कवर करेगा। तो उनमें से एक कैपिटल मार्केट है जो अकेला 20 मार्क्स कवर करेगा। तो मनी मार्केट 10 मार्क्स का जो डिस्कस किया, कैपिटल मार्केट 20 मार्क्स का। तो ये चैप्टर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 20 मार्क्स कवर कर जाएगा। चलो सर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट, पहला क्वेश्चन। तो सर एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड का जो मार्केट होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म का था, ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म का है। यहां पे ना मनी मार्केट में एक इशू क्या था कि उसका इंस्टीट्यूशन उस तरीके से नहीं था, बट यहां पे बकायदा शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये सब मार्केट होते हैं बकायदा। तो इसका प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, मतलब ये वो नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपसे पैसा जो लेता है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म का है, लेकिन जो इंडस्ट्री को पैसा लोन देता है वो पूरा लॉन्ग टर्म है। तो कैपिटल मार्केट में जो आप पैसा लगाते हो वो मीडियम और शॉर्ट लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन जो लोगों को लोन देने का काम हो रहा है वो लॉन्ग टर्म है ऑलवेज। और कैपिटल मार्केट का मेन हेड कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यही मेन है इसका डेफिनेशन पार्ट में। अब आ गया रोल या फंक्शन या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी ये सब एक ही है। एग्जाम में रोल बोले, फंक्शन बोले, सिग्निफिकेंस बोले, इंपॉर्टेंस बोले, सब एक ही है। सबसे बड़ा रोल क्या है? ये तुम्हारे सेविंग को मोबिलाइज करता है। देखो तुम्हारे घर में 50,000 रुपये सेव है, मेरे घर में 30,000 रुपये सेव है, किसी के घर में 80,000 रुपये सेव है। ये सब हम लोग शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करें तो एक जगह आ गया ना पूरा पैसा, तो बिखरा हुआ पैसा को एक जगह मोबिलाइज करने का काम करता है, और उसको फिर आगे आगे कैपिटल आगे लोन देता है, यानी आगे कैपिटल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दूसरा इसका रोल क्या है या काम क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए पैसा रेज करना, मार्केट से पैसा उठाना फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। ये परमानेंट कैपिटल एक टाइप है, क्योंकि आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो ना जब किसी कंपनी के, तो वो कंपनी के पास वो पैसा बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। सर हम तो शेयर बेच देते हैं, बेटा आप किसी और पब्लिक को बेचती हो, तो आपको वो पब्लिक पैसा दे रहा है और शेयर उसका हो गया। कंपनी का कुछ आ जा नहीं रहा, कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करता है उसके बाद पूरा पैसा आ जाए, अब उस पैसे को वो लौटाता नहीं है जनरली, या बहुत लॉन्ग टर्म में लौटाता। तो ये सबसे बड़ा बात हुआ, सेविंग को मोबिलाइज करता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए पैसा उठाता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसी पे डिपेंडेंट है, दुनिया भर का कंपनी तो शेयर के पैसे पे ही चलता है, तो ये इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। ये कंटिन्यूअस मार्केट है, या रेगुलर सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज चलता ही रहता है। कैपिटल मार्केट आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है। आप जैसे कोई शेयर मार्केट का ऐप में अगर डाउनलोड करोगे, आपको वहाँ चार्ट्स, पिछले कितने साल में क्या ग्रोथ हुआ, सब फिगर बताएगा आपको, मतलब आपको एक तरीके से टेक्निकली मदद भी कर रहा है, ट्रेनिंग देना, सब कुछ काम करता है ये बहुत रिलायबल गाइड है। मतलब यहाँ पे कुछ भी आपको झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा या गाइडेंस जो मिलेगा वो रिलायबल होगा, भरोसा करने लायक होगा। ये फंड को एक जगह चैनलाइज करता है, बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट का काम करता है, फॉरेन कैपिटल को भी इंडिया में लेकर आता है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। ये लिक्विडिटी देता है, हम आज शेयर खरीदा है, कल बेचना चाहता है, बेचेंगे, T+2 2 दिन में मेरे अकाउंट में पूरा पैसा आ जाएगा, तो बहुत लिक्विडिटी है। अगर मेरे पास शेयर में पैसा लगाए, हम तुरंत बेचे, 2 दिन में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और जो सिक यूनिट है, जो लॉस मेकिंग यूनिट है, उनको बहुत हेल्प करता है, मतलब उनको वापस खड़ा करने के लिए हेल्प करता है। तो ये इसका रोल हो गया, ठीक है। अब दूसरा बड़ा क्वेश्चन बनता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन शेयर मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो इक्विटी, यानी इक्विटी शेयर्स, ठीक है, सबसे बड़ा तो यही है। इक्विटी के साथ आप प्रेफरेंस शेयर भी लिख सकते हो। उसके अलावा फिक्स इनकम डेब्ट मार्केट, यानी लोन मार्केट। सर फिक्स इनकम वाला लोन मार्केट कौन सा होता है? सर डिबेंचर्स,
कंपनियां क्या इशू करती है बेटा? डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, ये सब फिक्स इनकम वाला डेब्ट मार्केट हो गया। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है कंपनी की तरफ से, डिवेंचर इशू हो रहा है। तो मेन तो ये दो ही सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और डेब्ट। मेन तो तीन ही इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। तो देखो पहले इक्विटी मार्केट को एक्सप्लेन किया। तो इक्विटी ट्रेडेड मार्केट इन फॉर्म्स ऑफ शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स का लेन देन होता है। शेयर्स क्या, एक टाइप का कंपनी में तुमको ओनरशिप मिलता है, ओनरशिप। तुम कंपनी के एसेट के मालिक बनते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ काम का बात क्या लिख सकते हो सर? यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी होता है। इसके अलावा यहाँ जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं और उनको डिविडेंड भी मिलता है। अगर फर्म लिक्विडेट होगा तो सबसे लास्ट में उनका पैसा चुकाया जाएगा, आफ्टर ऑल अदर स्टेक होल्डर। ये भी एक काम का बात है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब भी बताया यहाँ पे कि जब कंपनी बर्बाद होगा, बैंकरप्ट होगा, इंसॉल्वेंट होगा, उस समय आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जाएगा। आप जितना इन्वेस्ट किए केवल वही आपका डूब सकता है। तो ये हो गया इक्विटी शेयर का कहानी। आप लोग पढ़ते आए हो बचपन से, मतलब 11-12 से कि इक्विटी शेयर क्या होता है। वही जब ज्ञान आपको पता है 4-5 बात वही लिखना है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर क्या होता है सर? ये भी एक टाइप का सिक्योरिटी है जहां पे आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा हर साल। ये भी एक टाइप का शेयर ही है, लेकिन ये लोग कंपनी के मेन ओनर की तरह नहीं होते। कंपनी इनको डिसीजन मेकिंग में नहीं लेगा, इनसे पूछ कर डिसीजन नहीं लेगा, इनको कंपनी के एजीएम में नहीं बुलाएगा। हाँ, लेकिन इनका डिविडेंड फिक्स होगा। इनको प्रेफरेंस मिलेगा दो चीज में। क्या क्या दो चीज में इनको प्रेफरेंस मिलेगा इक्विटी के मुकाबले? इनको इक्विटी के पहले डिविडेंड मिलेगा, और अगर कंपनी बंद होगा तो इनका पैसा पहले चुकाया जाएगा इक्विटी के पहले। तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन पहले इनको रिपेमेंट होगा इक्विटी के पहले। तो दो चीज में इनको प्रेफरेंस मिल रहा है। प्रेफरेंस मतलब इनको पहला मौका, किसके मुकाबले? इक्विटी के मुकाबले, ठीक है। अब आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट मार्केट। सब बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, बहुत सारे बॉन्ड्स है। मेनली फिक्स, मतलब तुम समझो जो उधार में कंपनी पैसा ले रहे हैं, डेब्ट। अब डेब्ट में डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं। डेब्ट में डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं। पहले यहाँ पे बॉन्ड का मतलब समझाए। बॉन्ड कुछ नहीं है बेटा, एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे ये लिखा कंपनी को मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए इतना पैसा उधार दियो, जिस पे आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। कूपन का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। यहाँ कूपन का मतलब, बॉन्ड मार्केट में कूपन वर्ड का मतलब इंटरेस्ट होता है। तो आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा और आप मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को पैसा उधार दिए, ठीक है ना। अब बॉन्ड मार्केट भी तीन टाइप का हो गया, डोमेस्टिक बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड या यूरो बॉन्ड। बता रहे सब बता रहे। फॉरेन और यूरो में क्या फर्क है? यूरोप का जो बॉन्ड है उनको यूरो बॉन्ड अलग से बोला गया, बाकी देशों के बॉन्ड को फॉरेन बॉन्ड बोला गया। अच्छा, जब हमें क्या बोला, देयर आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड डोमेस्टिक बॉन्ड। डोमेस्टिक बॉन्ड का क्या मतलब है? इशूड इन ओन कंट्री, हमारे देश का। फॉरेन बॉन्ड इशूड इन अ फॉरेन कंट्री। और यूरो बॉन्ड इशूड इन द करेंसी ऑफ वन कंट्री बट सोल्ड इंटरनेशनली। तुमको बेचा है यूरो के करेंसी में। अच्छा। यूरोप की करेंसी क्या है? यूरो। हाँ। तो वहां का करेंसी में हम तुमको बेचा है, लेकिन वो ट्रेड पूरे दुनिया में होगा, लेकिन उसका करेंसी वैल्यू यूरो होगा। और फॉरेन बॉन्ड में क्या हुआ, जिस देश में बेच रहे वहां के करेंसी का उसका वैल्यू होगा। हाँ। वैसे गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है? जो गवर्नमेंट इशू करता है बॉन्ड, गवर्नमेंट जो लॉन्ग टर्म डेब्ट मार्केट से उठाता है। शॉर्ट टर्म डेब्ट जब गवर्नमेंट उठाता है उसको क्या बोलते थे? ट्रेजरी बिल। हाँ। और तो लॉन्ग टर्म में जब उठाता है उसको गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा। तो डोमेस्टिक डेब्ट मार्केट आर ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट बॉन्ड। देखो बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट का ही है इंडिया में, प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड बहुत रेयर है। जनरली बॉन्ड किसका है? गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट का। ये रिस्कलेस होता है। अरे सर गवर्नमेंट लिए आपसे पैसा डुबाएगा थोड़ी। अगर लॉस भी हो जाएगा गवर्नमेंट को तो भी लौटाएगा।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पैसा देने का डिफॉल्ट का रिस्क बहुत ही मिनिमम है सर, नहीं है मिनिमम छोड़िए, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड का जो रेट होता है ना, रेट, उसको बेंचमार्क रेट भी मानते हैं। मतलब इस रेट से प्राइवेट, देखो मान लो अभी गवर्नमेंट 8% ब्याज दे रहे हैं, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर बॉन्ड लॉन्च करेगा वो 8 से ज्यादा ब्याज देगा तो ही लोग उसमें पैसा लगाएगा, वरना लोग बोलेगा ना हम गवर्नमेंट में लगा देते, तुम्हारे में क्यों लगा, तुम्हारे में तो रिस्क भी है। इसको बेंचमार्क बनाते हैं कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट है उससे ज्यादा अभी मार्केट में कहीं पर भी लोन मिले तो लगाएंगे, वरना गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएंगे। गवर्नमेंट एरिया वाइज, कंट्री वाइज, लोकल म्युनिसिपैलिटी वाइज अलग अलग टाइप का बॉन्ड रिलीज करता है। ये जनरली 1 ईयर से 35 ईयर्स तक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आया सर, कब आप तो अभी बोले सिर्फ गवर्नमेंट इशू करता है बॉन्ड, हम ये बोला क्या? नहीं, हम बोला जनरली इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड डोमिनेट करता है, मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं का बॉन्ड चलता है। हाँ, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड भी होते ही होंगे। हाँ सर, कंपनियों को भी तो अलाउ तो हो गई हाँ, मीडियम और लॉन्ग टर्म पैसा उठाने के लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। पैसे भी तो चाहिए। इसको कूपन ही बुलाया था, वहां पहले ही बोला था। तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और मेच्योरिटी पे आपको आपका पूरा अमाउंट वापस मिल जाएगा। टिपिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड पे द कूपन ट्वाइस। अच्छा, जनरली कंपनियां जो बॉन्ड इशू करती है साल में 2 बार ब्याज देती है, 6-6 महीना करके। हाँ, तो ये भी एक ज्ञान है, जनरली देती है ये बोला, मतलब हमेशा नहीं। कोई कंपनी होगा जो साल भर का भी एक बार में ब्याज देता होगा, बट मेनली गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता, बोलता है कि इंटरेस्ट 6-6 महीना में दे दो। हाँ, इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा गवर्नमेंट बॉन्ड से, तभी तो लोग पैसा लगाएंगे, वरना लोग पागल थोड़ी ना जो लगाएंगे। लेकिन ये रिस्कियर है। हाँ सर, समझ सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड भी कॉर्पोरेट बॉन्ड 3 टाइप का हुआ, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म किसको बोला जाता है? देखो अपने को क्या लगता है अकाउंट पढ़ते पढ़ते 1 साल से नीचे शॉर्ट टर्म, 1 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म। हाँ, लेकिन नहीं, बॉन्ड मार्केट में 5 ईयर्स तक को शॉर्ट टर्म बोला, 5 से 12 साल तक को मीडियम टर्म और 12 साल से ऊपर को लॉन्ग टर्म। सर 12 साल? हाँ, अरे 20-20 साल तक का बॉन्ड, मैक्सिमम 20 साल के बॉन्ड होता है जनरली, क्योंकि बॉन्ड कुछ नहीं बेटा, एक डिबेंचर का टाइप है। और कंपनियों को बोला जाता है डिबेंचर 20 साल से ऊपर का एक बार में इशू मत करो। तुमको करना है तो पैसा वापस लौटा तो फिर दोबारा इशू कर लो, ठीक है ना। हाँ, रिन्यूअल करवा लो बॉन्ड को, वो अलग बात हो गया, लेकिन एक बार 20 साल के बाद पैसा लौटाने का बात करो। तो ये था तुम्हारा कहानी। अब देखो दोबारा बॉन्ड मार्केट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या टाइप का बॉन्ड बताया। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट मतलब क्या होता है? रेट का मतलब किस चीज की रेट का बात कर रहे हैं लोग? बॉन्ड का। अरे क्या रेट? रेट मतलब क्या चीज का? मतलब इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट ना, हाँ, वो फ्लोटिंग होता रहेगा। फ्लोटिंग मतलब कीप ऑन चेंजिंग, जो कि स्टेबल नहीं रहता। हाँ, मतलब जब तुमको इशू, जनरली क्या होता है अगर फिक्स रेट बॉन्ड इशू करेंगे हम तुमको बोल देंगे ना कि अगले 5 साल तक का बॉन्ड नहीं है, हर हाँ, साल तुमको 12% इंटरेस्ट देंगे। अगर बोल दिए बिगिनिंग में तो हर साल 12 ही मिलेगा, हाँ, मतलब फिक्स कर दिया, ना कम ना ज्यादा। लेकिन हाँ, फ्लोटिंग में क्या होगा? हर साल चेंज होता रहेगा। हर साल चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्लोट करता रहेगा। इस टाइप का भी बॉन्ड होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। तो सर इसमें तो रिस्क है, कभी कम ब्याज भी मिल सकता है। लेकिन जनरली लोग क्या सोचता है कि कंपनी अगर बॉन्ड इशू कर रही है, अभी 12% ब्याज दे रही है, तो कंपनी आगे कमाएगी, स्ट्रांग बनेगी, तो हो सकता है ज्यादा इंटरेस्ट देगी, चांस ज्यादा गई है। अब तुम्हारा बैड लक को कम मिले तो अलग बात है। इंडेक्स लिंक बॉन्ड। इंडेक्स मतलब क्यों, कौन सा इंडेक्स बोला बेटा? शेयर मार्केट। तो तुम्हारे बॉन्ड को शेयर मार्केट से लिंक कर दिया। एग्जांपल देते हैं, रिलायंस का शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना। तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या क्या बॉन्ड भी इशू किया और बोला उसका रेट जो है ना, मेरा मार्केट में जो शेयर का वैल्यू जैसे अप डाउन होगा उसके हिसाब से बॉन्ड का वैल्यू अप डाउन होगा। समझे? हेलो, हाँ सर।
एक चीज और मजेदार, मान लो मार्केट में व्हीट चलता है, राइस चलता है, कॉटन का क्रॉप है, तो वो लोग क्या, ये कंपनी जो इनका प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही है वो इनके मार्केट प्राइस के साथ तो बॉन्ड को लिंक कर देती है। तो मतलब बॉन्ड का वैल्यू किसी और चीज के साथ लिंक हो रहा है, इसी को बोलते हैं इंडेक्स लिंक बॉन्ड। ये वेरिएबल होगा अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स यानी शेयर मार्केट। ठीक है। हाँ। जीरो कूपन बॉन्ड, ये क्या होता है? कूपन का मतलब क्या बताया था आपको? इंटरेस्ट। तो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। अरे सर, कोई बेवकूफ होगा जो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड में पैसा लगाएगा? सर जी, जनरली गवर्नमेंट इशू करती है जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल की तरह ना। हाँ, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे आपको इशू करेंगे और रिडीम करेंगे पार पे, ब्याज कुछ नहीं, तो हो गया ना आपका डिफरेंस कमाई अपने आप ही। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये है नो कूपन, मतलब नो इंटरेस्ट। The return for the investor is achieving the selling the bond at significant discount to the nominal value. Nominal value से बहुत कम दाम में सेल किया जाएगा और मेच्योरिटी के दिन आपको पार पे पैसा लौटा दिया जाएगा। तो जो आपका डिफरेंस है वही आपका कमाई होगी। 100 रुपया का बॉन्ड हम आपको 80 रुपया में इशू किए, अब जब वापस लेंगे तो आपको 100 लौटाएंगे, हो गया ना आपका 20 रुपया का कमाई। हाँ। तो यही है जीरो कूपन बॉन्ड। स्ट्रिप्स क्या होता है? स्ट्रिप्स, व्हेन अ बॉन्ड इज स्ट्रिप्ड दैट इज द कैश फ्लो ऑफ अ बॉन्ड, कैश कूपन पेमेंट एंड द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेपरेटेड एंड कैन बी ट्रेडेड इंडिविजुअली। जीरो कूपन बॉन्ड तुमको इंटरेस्ट का अलग एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू का अलग डॉक्यूमेंट इशू करेंगे। मतलब तुमको दो बॉन्ड मिलेगा, एक बॉन्ड जो इंटरेस्ट का वैल्यू का होगा और एक बॉन्ड जो प्रिंसिपल के वैल्यू का होगा। तुमको दो बॉन्ड इशू कर दिए, स्ट्रिप कर दिए। स्ट्रिप करना मतलब क्या होता है? प्याज का छिलका को क्या करते हैं? स्ट्रिपिंग करते हैं, मतलब उतारते हैं ना प्याज का छिलका। हाँ, तो यही कर रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड को दो भाग में स्ट्रिप कर दिए। ठीक है ना, आपको दो बॉन्ड मिलेगा इंटरेस्ट के। आपको मान लो आप 10 लाख का बॉन्ड खरीदे, अब आपको उसमें 2 लाख ब्याज भी मिलना है, तो आपको 2 लाख का एक अलग बॉन्ड, 10 लाख का एक अलग बॉन्ड मिल जाएगा। तो यानी आपका इंटरेस्ट सेव हो गया, आपको कोई हेल्प में आपको 2 लाख का इंटरेस्ट का भी मार्केट में वैल्यू बढ़ सकता है। हाँ। तो आप वहां पर भी कमाई करोगे, और ये 10 लाख के बॉन्ड का भी वैल्यू बढ़ सकता है, वहां पे भी कमाई करोगे। एक होता है परपेचुअल बॉन्ड, जिसका रिडेम्पशन डेट फिक्स नहीं है। जब कंपनी लिक्विडेट होगा तभी इसको रिडीम करेगा, बाकी सब फीचर सेम है। ठीक है, मतलब कंपनी का इच्छा होगा तब रिडीम करेगा, पहले से बता नहीं रहे। सर आप इसको इरिडीमेबल बोल सकते हैं, है ना। रिडीमेबल मतलब क्या होता है? कंपनी कब वापस लेगा बता देता है। इरिडीमेबल मतलब बता नहीं रहे। कन्वर्टिबल बॉन्ड, सर आप अभी बॉन्ड ले लो, बाद में वो किसी और इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। कोलेटराइजेशन बॉन्ड मतलब इस बॉन्ड के लिए कुछ गिरवी रख के आपको सिक्योर्ड बॉन्ड एक तरीके से बोल सकते हैं। आप कंपनी आपको पहले कुछ गिरवी रखा है आपके पास, फिर आपको बॉन्ड इशू किया है, ताकि अगर आपका पैसा गिरवी रखना मतलब कुछ भी रख सकते। हाँ, वो कंपनी के ऊपर है। सर एसेट बैक सिक्योरिटी, कंपनी अपने एसेट के साथ बॉन्ड को लिंक कर दिया, उस एसेट से जितना कैश फ्लो आएगा वो पेमेंट उससे इन्वेस्टर को पेमेंट होगा। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये अभी आपको कम समझ में आएगा बट समझो। कॉल ऑप्शन क्या होता है? जनरली कंपनी क्या करती है बेटा, आप आज रिलायंस का शेयर में, आज डेट है मान लो 16 तारीख, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मान लो भाव है 2200 रुपया। आज ही 16 तारीख को हम आपको बता रहे हैं कि रिलायंस का भाव 16 मार्च को 2300 रुपया हो सकता है। ये भाव कब बता रहा है? 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 16 मार्च जनवरी को बता रहा है कि 16 मार्च को भाव 2300 रुपया हो सकता है। आप आज ही इसका कॉल बाई कर लो। कॉल बाई, कॉल का मतलब होता है राइट टू बाई। आप एक राइट टू बाई खरीद लिए कि ठीक है, हम 2300 रुपया में रिलायंस का 5 शेयर 16 मार्च को लेगा, आज ही प्राइस फिक्स कर लिया। ठीक है, हम 5 शेयर इनटू 2300 रुपया करके
आज ही बुकिंग कर लिए, बुकिंग कर लिए, इसके लिए बोलो थोड़ा सा प्रीमियम ले लेता है मेरे से, लेट्स से पर शेयर 50 रुपया का प्रीमियम ले लिया मेरे से, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि 16 मार्च जब एक्चुअली में आएगा ना, एक्चुअली में तब भाव 2300 नहीं मिनिमम 2500 होना ही वाला है। तो हमको दिख रहा है कि ठीक है 50 रुपया पर शेयर करके आज ले लिया वो लोग। उस दिन जिस दिन 16 मार्च आएगा उस दिन हमको ये 2300 में मिलेगा शेयर, तो क्योंकि हम तो प्राइस बुकिंग कर लिए, आज ही फिक्स करवा लिए। हमको सॉरी हमको 200 रुपया पर शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा ना। 2300 इंटू 2300 माइनस 2500, बेटा जी हम उस दिन ले रहे हैं 2300 में, उस दिन का अगर मार्केट वैल्यू एक्चुअली में 2500 हो गया तो हम 1000 रुपये का प्रॉफिट कमा लेंगे। मेरा 250 रुपये तो जा रहा है, क्या दिक्कत है, फिर भी तो मेरा 750 का प्रॉफिट हो ही रहा है। तो सर भाव ऊपर गया तो आप 2300 में ले लोगे और ऊपर के भाव में बेच दोगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन सर लेकिन भाव नीचे गया तो मान लीजिए उस दिन भाव 2200 हो गया, तो हम 2300 के हिसाब से बुकिंग किया है, तो तुम मत बाई करना, तुम्हारा राइट टू बाई है, कंपल्सन टू बाई नहीं है। सर नहीं बाई करे, हाँ मत बाई करो, खाली जो तुम्हारा 250 रुपया जो तुम प्रीमियम दिया वो भूल गया। अच्छा वो वापस नहीं मिलेगा? नहीं, अरे वाह, मतलब तुम्हारे फायदा खाली, तुम्हारे बेनिफिट। तो यहाँ पे तुम इमेजिन किए थे ना कि लोग बोल रहे हैं कि 2 महीना बाद 2300 भाव होगा, मार्केट बोल रहा है, लोग मतलब मार्केट जो तुमको कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं, शेयर मार्केट बोल रहे हैं 2300 भाव होने का चांस है, तुमको लग रहा है 2300 कहाँ, ये तो 2300 से बहुत ऊपर जाएगा, तो खरीद लो कॉल ऑप्शन। अब अगर 2300 से ऊपर चला जाए तो 2300 में बाई कर लेना, 2500 में जिस भी भाव में ऊपर जाए बेच देना। और अगर तुमको 2300 के नीचे रह जाए, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन से नीचे रह जाए, जिस रेट पे तुम बुकिंग की उससे नीचे रह जाए, कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रीमियम डूबेगा खाली, तो प्रीमियम अमाउंट बहुत ज्यादा इतना भी नहीं होता कि तुम्हारा पूरा पैसा डूब जाए, ये 200-250 रुपये डूब गया, और क्या है बेटा जी, 1000 रुपये कमाने का मौका है, 250 रुपये डूबेगा डूबेगा। ठीक है, 1000 सोचो अगर ये 2300 की जगह 3000 चला गया, 700 रुपया पर शेयर तुम्हारा प्रॉफिट होगा, 700 इंटू 5 3500 रुपया का प्रॉफिट हो गया, क्या गया 250 रुपये तो गया, 250 तो फिक्स गया प्रीमियम। इसी को बोलते हैं कॉल ऑप्शन, राइट टू बाई खरीद रहे तुम राइट खरीद रहे फ्यूचर डेट पे बाई करने, आज ही प्राइस बुकिंग करके, एक फ्यूचर का डेट फिक्स हो गया, प्राइस भी फिक्स हो गया, तुम्हारा यही फायदा। ठीक है, तो यही हुआ कॉल ऑप्शन। सर पुट क्या होता है? पुट उल्टा हो गया राइट टू सेल, पुट हो गया राइट टू सेल। आप सोचो ना, आज की डेट में वही कहानी ले रहे, सेम कहानी हम आज की डेट में आपको बोल रहे हैं 16 मार्च को 2300 रुपया होने का उम्मीद है, आपको लग रहा है 2300 नहीं, ये तो 2000 आएगा, नीचे जाएगा। आप आज ही के दिन 2300 रुपये में बेचने का एग्रीमेंट कर लो। अच्छा, अब 16 जनवरी का डेट पे हम बात कर रहे हैं कि 16 मार्च को 2300 का रेट पे पुट ऑप्शन चल रहा है। आपको लग रहा है कहाँ 2300, ये तो 2000 1800 नीचे आएगा, और तो आप राइट टू सेल बुकिंग कर लो 2300 में। अब सही में 2000 आ जाए तो आप 2000 में उस समय खरीद के 2300 में बेच, आप तो 2300 में बेचने का बात तो कर ही लियो, आपका 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आपका प्रीमियम गया खाली 50 रुपये एक शेयर पे, तो 500 रुपये 1500 रुपये आप प्रॉफिट कमा लिए, 250 रुपया गया तो गया। लेकिन सर अगर ये 2300 या उससे ऊपर रह गया तो मत लेना ऑप्शन, छोड़ देना, तुमको तो ऑप्शन मिल रहा है, कंपल्सन थोड़ी ना है। तो कॉल मतलब होता है राइट टू बाई फॉर अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। अब हम लैंग्वेज बोला एग्जाम में लिखने के लिए, कॉल मतलब क्या, राइट टू बाई ऑन अ फ्यूचर डेट एट अ फिक्स प्राइस, ठीक है। और पुट मतलब हो गया राइट टू सेल, ठीक है।
हाँ सर। इतना ही पढ़ने को है। ये वाला भी सुन लो, वारंट क्या होता है। वारंट मतलब हो गया तुम अभी ये नहीं लियो, क्या बोलते हैं, बॉन्ड नहीं लियो, बॉन्ड के लिए थोड़ा पैसा देके बॉन्ड को बुकिंग कियो, बाद में फ्यूचर डेट पे जाके बॉन्ड ले लो, हो गया ना, एडवांस में पैसा दे दिए और बॉन्ड बाद में खरीदेंगे, हाँ वो हो गया वारंट खरीदना। और हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होता है, जो थोड़ा डेप्थ और थोड़ा इक्विटी पार्ट दोनों में होगा, मतलब थोड़ा पैसा को लोन की तरह मान लेंगे और थोड़ा पैसा को तुम्हारा शेयर्स की तरह मान लेंगे, मिक्स। ठीक है, हाँ। तो ये था बहुत बढ़िया टॉपिक एक। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। सर, इंडियन कैपिटल मार्केट लैक ऑफ एफिशिएंट एजेंसी, इंडिया में अच्छी एजेंसीज नहीं है। कैपिटल सप्लाई और मैनेजिंग एजेंसी, मतलब कैपिटल का एडिक्वेट सप्लाई नहीं है। गवर्नमेंट का भी एफर्ट्स बहुत कम है, गवर्नमेंट ज्यादा रोल प्ले नहीं करता इसमें। अरेंजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, सर जनरली कंपनी यहाँ से लॉन्ग टर्म लोन ही अरेंज करती है और ये नेशनल ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ अच्छा बात कुछ बुरा बात, सब लिख के दिया। हाँ फीचर्स में तो दोनों होगा ना बेटा। हाँ हाँ। प्रॉब्लम में खाली बुराई होगा, लोग इन्वेस्ट करने को बिलिंग नहीं। इंडिया का सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर बहुत कम है। लैक ऑफ सिक्योरिटी, अच्छे शेयर्स नहीं है उस तरीके से। फॉरेन कैपिटल का भी पैसा इंडिया में उस तरीके से नहीं आता जितना आना चाहिए। सॉरी, फॉरेन कैपिटल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, उल्टा बोल दिया, सॉरी। फॉरेन कैपिटल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इंडियन रुपीज़ के मुकाबले, यानी वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से हमारे मार्केट को। अनएथिकल एक्टिविटीज बहुत होता है, फ्रॉडगिरी, एजेंसीज इन्फ्लुएंस करता है। अब जो एजेंट है उसको जिस शेयर में अपना फायदा नजर आ रहा है कि उसको ऊपर ले जाने में फायदा है, तो तुमको भी बोलेगा ये ले लो बहुत अच्छे, भले वो बर्बाद हो। कंपनियों का शेयर बिकवाते हैं ना अंडर राइटर, जो कंपनी का शेयर बिकवाता है उसको एजेंट को अंडर राइटर बोलते हैं। तो अंडर राइटर का इंडिया में उतना कमी है, उतने ज्यादा अंडर राइटर है नहीं इंडिया में, इसका ये बुराई हो। अब कैपिटल मार्केट ना दो टाइप का होता है बेटा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब कंपनी फर्स्ट टाइम नया शेयर बेचता है, कंपनी पहली बार अपना आईपीओ ला रहा है, आईपीओ, आईपीओ, एफपीओ, आईपीओ या एफपीओ। आईपीओ हो गया फर्स्ट टाइम नया शेयर, और एफपीओ हो गया मतलब पहले उसी क्लास का शेयर बेचा था अब और बेच रहे। मतलब जब कंपनी टू पब्लिक शेयर बिके उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और पब्लिक टू पब्लिक बिके, मतलब तुम्हारे पास लैंड का शेयर है, तुम बेचे हम खरीद लिया, हम बेचा अनुश्री खरीद ली, अनुश्री बेचा सिद्धार्थ खरीद लिया, ये चलता रहा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो जब कंपनी पब्लिक को शेयर बेचे उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, और पब्लिक टू पब्लिक बिके वो सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है, तो यानी प्राइमरी मार्केट में दो टाइप से शेयर बेच सकते हैं। आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, मतलब एक बार कंपनी 1 लाख शेयर बेच चुका है, उसी क्लास का और 20,000 शेयर बेचना चाहता है, तो कंपनी पहली बार बेच रहा है ना ये 20,000 तो पब्लिक को, हाँ। इसको बोलेंगे एफपीओ, और ये 1 लाख को बोलेंगे आईपीओ, एफपीओ का फुल फॉर्म है फर्दर पब्लिक ऑफर, और पब्लिक को ऑफर कर रहा है। आई मतलब इनिशियल, पीओ मतलब पब्लिक ऑफर, आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फर्दर। इनिशियल मतलब पहली बार ही कंपनी बेच रहा है, आज तक कंपनी पब्लिक को शेयर बेचा ही नहीं, जबकि एफपीओ क्या हो जाएगा, पहले बेच चुका उस क्लास का शेयर, अब और बेचना। ठीक है, लेकिन कंपनी के हाथ से पब्लिक के पास जाए। ठीक है, यही है प्राइमरी मार्केट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, ये नया इशू का बिजनेस है। यहाँ पे एडिशनल फंड जब कंपनी को चाहिए होता है तब इशू करता है। नो सेंट्रलाइज कंट्रोल, कंपनी का कोई इस पर कंट्रोल नहीं होगा, एक बार शेयर बिक गया तो। नो इंस्टीट्यूट, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल ऑफिस नहीं है जहाँ जाके खरीदोगे, सब ऑनलाइन है। और ये नए बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है बड़ा फंड रेज करने में। अब आ गया व्हाट डू मीन बाय सेकेंडरी मार्केट, तो हम बोले क्या, सेल ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड। यहाँ पे देखो कहाँ गया, कहाँ गया वो, क्या
नहीं, रुको, जो पब्लिक टू पब्लिक वाला लाइन नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखोगे तुम फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर, और फिर उसको एक्सप्लेन करोगे कि लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं शेयर मार्केट में, और फिर एक कंपनी का शेयर जो ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, उसी को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। ठीक है ना। इसका फीचर्स क्या है, चाहिए ऑर्गेनाइज्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज का मार्केट, यहाँ पे कंपनियों का शेयर बिकता है, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसका। सही, इसका लोकेशन है बिग टाउन्स में, NSE BSE का ऑफिस होता है, आप वहाँ भी जा सकते हो और ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। इनका अपना ओन बिल्डिंग होगा, अगर मतलब एक प्रॉपर ऑफिस प्रॉपर बिल्डिंग होगा, प्राइमरी ओपन इसकी तरह नहीं है मनी मार्केट की तरह, यहाँ पे प्रॉपर रूल होंगे। ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का मार्केट, मतलब ऑलरेडी जो शेयर बिक चुका उसका मार्केट है। यहाँ ब्रोकर के थ्रू डील करना पड़ता है, मतलब तुमको अपना डीमेट अकाउंट किसी ब्रोकर के पास खोलना पड़ेगा ना। तुम अब स्टॉक्स में खोलो, जीरोधा में खोलो, इंडिया बुक्स में खोलो, आशिका में खोलो, जहाँ भी खोलो, बट तुमको अपना एक अकाउंट ब्रोकर के पास खोलना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट, वहाँ से शेयर परचेज होगा। ये उन्हीं कंपनी में तुम डील कर सकते हो जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अनलिस्टेड शेयर में तुम डील नहीं कर सकते, उसके लिए कंपनी का फिजिकली ऑफिस जाके लेना पड़ेगा। यहाँ पे कैश या क्रेडिट में खरीद सकते हो, जनरली कैश में होता है, लेकिन उधार में भी मिलता है थोड़ा बहुत, 1 या 2 दिन का उधार मिलता है। ये एक टाइप का सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में लिंक है। तुम्हारे पास पैसा है, अब तुम्हारे पास 2000 रुपया ही है, तो तुम 2000 रुपये का शेयर ले लो, तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट हो गया इस बार। इन्वेस्टर को शेयर मार्केट पे ट्रस्ट भी है, क्योंकि सेबी कंट्रोल करता है, तो सेबी कंट्रोल करता है मतलब अच्छा रूल रेगुलेशन बना रखा होगा। ठीक है, ये देखो, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन न्यू इशू मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो अभी तो ऊपर बताया, नया इशू में पहली बार शेयर बिकता है, नया इशू में पहली बार शेयर बिकता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी बिका हुआ शेयर बिकता है। जब कंपनी पहली बार शेयर बेच रहा है उस पर कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन जब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर शेयर बिक रहा है उसमें कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। न्यू एंड ओल्ड सिक्योरिटीज आर इकोनॉमिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिंगल मार्केट। ये वाला ज्ञान फालतू है, मेन वही डिफरेंस था। सेकेंडरी मार्केट के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज है। प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट दोनों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेकिन मनी मार्केट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे बात जाके बात कर सको। ये ज्ञानबाजी ये फालतू है, ये सब ये नहीं पढ़ने का है। ये एक बार पढ़ना, न्यू इशू और स्टॉक मार्केट का डिफरेंस, ये एक बार रीड करने का, एग्जाम के लिए भी डिफरेंस बिटवीन पूछता है। ये देखो अपने जो ऊपर पढ़े ना अभी, डिफरेंस बिटवीन, डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे कौन सा वाला सिक्योरिटी डीलिंग होता है, ये नया फॉर्मेशन कैसे होता है मार्केट का, ये एक बार पढ़ना, नहीं समझ में आएगा हमको बताना डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट है, सारा नहीं पढ़ना है, कोई 4-5-6 पढ़ लोगे बहुत है। ये वाला अगेन ज्ञानबाजी का आंसर है, बेसिक फंक्शन। सर मैं बोलती हूँ ना, सारा ही पढ़ के रखेंगे, मतलब एकदम याद नहीं करेंगे, सारा पढ़ के रखेंगे, अभी जितना ज्यादा याद आएगा उतना लिख के आएंगे। ठीक बात है, सही बात, पॉइंट करेक्ट है। ये वाला आंसर अभी जो ऊपर पढ़े वही ज्ञान है। दोबारा तुमको बोला बेसिक फंक्शन बताओ न्यू इशू मार्केट का और उसका इंपॉर्टेंस बताओ, तो सर बेसिक फंक्शन तो कॉमन है भाई, एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है, उसका कैपिटल फंड का सप्लाई करता है, लोगों का सेविंग को मार्केट में इन्वॉल्व करता है। तुम कोई भी मार्केट का शेयर का जानकारी चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। तुमको लोग एडवाइजरी भी करता है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं। ये अंडर राइटिंग भी करता है, कंपनी का शेयर भी बिकवाता है, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये नॉर्मल ज्ञान था, लेकिन अब आता है मेन आंसर, मेथड्स ऑफ रेजिंग प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू। कंपनी क्या क्या तरीके से अपना नया शेयर पब्लिक को बेच सकता है। पहला बोला पब्लिक इशू डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट कंपनी पब्लिक को शेयर बेच रहे, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला मेन आएगा राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, सर जो ऑलरेडी मेरे शेयर होल्डर है, जो मेरे ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उनको कंपनी पहले ऑफर करेगा कि देखो तुम पहले मेरा 1 लाख शेयर जब हम बेचा था तो बहुत लोग मेरे शेयर होल्डर बने होंगे,
अब हम दोबारा 20,000 शेयर बेच रहे हैं मार्केट में, तो हम पहले इनको ऑफर करेगा कि आप लोग लेते हो क्या, बोलो। आप नहीं लोगे तो हम किसी और को बेचेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनी पब्लिक को शेयर नहीं बेच रहे, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर को डायरेक्टली शेयर दे रहे। कंपनी लॉ पढ़ते वक्त पढ़े थे ना, और मेरा कंपनी का ऐसे हम डायरेक्ट LIC को दे रहा है, डायरेक्ट रिलायंस लिमिटेड को दे रहा है, मतलब बड़े बड़े प्लेयर लोग को हम डायरेक्ट बैंक्स को दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अनलिस्टेड कंपनी जब पब्लिक को शेयर बेचता है ना अपने फिजिकल ऑफिस से, उसको बोलते हैं ब्रॉट आउट डील, जो आप लोग देखते हो ना उसमें शार्क टैंक वगैरह में। इशू ऑफ शेयर थ्रू फॉरेन करेंसी, जिसको यूरो इसी में बोलते हैं, बातें की है से GDR और ADR पढ़े थे ना, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब आप अपने शेयर के डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट करोगे। अब आप अपने इंडियन बैंक को दे दोगे, इंडियन बैंक आउटसाइडर बैंक को देगा, और वो वहां के शेयर मार्केट में डीलिंग होगा उसका, उसको बोलते हैं GDR। एक और मस्त चीज है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। हम इंडियन बॉन्ड इशू कर रहे हैं, इंडियन बॉन्ड, लेकिन उसको इंडियन बॉन्ड मान लो 1 लाख रुपया का, और मान लो $1 का वैल्यू 80 रुपीज है, तो हम क्या कर रहे हैं 1 लाख डिवाइड बाई 80 करके उसको डॉलर में कन्वर्ट करके फॉरेन मार्केट में इशू कर देते, इसको फॉरेन करेंसी बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्या काम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उतना यार। सर स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्या कौन फंक्शनरीज है, कौन है जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। सर नंबर 1 ब्रोकर लोग, सब ब्रोकर। जॉबर कौन होता है, जो खुद के लिए शेयर खरीद बेच रहे हैं। आप अपना अकाउंट खोल लिए, किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं, ऑनलाइन अपने लैपटॉप में खुद ही बेच खुद ही खरीद रहे हो। पोर्टफोलियो कंसल्टेंट, मतलब ये लोग एडवाइजर का काम करते हैं, जिनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है उनको क्लाइंट को हेल्प करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आप बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना पैसा दे दिए, वो लोग शेयर मार्केट में बल्क क्वांटिटी में पैसा लगाएंगे। NRI मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो इंडिया में पैसा लगाते हैं। तो ये सब प्लेयर लोग हैं जो इस मार्केट में काम करते हैं। ये अगेन ज्ञानबाजी का क्वेश्चन है। ब्रोकर का क्या काम है, बहुत बार आया, देखो ब्रोकर का क्या काम है। सर ब्रोकर शेयर खरीदा बेची करता है आपके लिए, ब्रोकर आपका पेमेंट अरेंज करने में हेल्प करता है, ब्रोकर आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है जब आप खरीद बेच लेते हो शेयर, उसका वो ठीक है। ये यहाँ पे आपको ब्रोकर क्या क्या काम करके दे रहा है। सर ब्रोकर आपका सिक्योरिटी खरीदने बेचने में हेल्प कर रहा है, ब्रोकर आपका पेमेंट अरेंजमेंट में हेल्प कर रहा है, पेमेंट ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दिलवाता है, वो जो प्रूफ इनवॉइस एक तरीके से, ब्रोकर आपका डीलिंग को सीक्रेट रखता है, ब्रोकर आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से बचाता है। तो मार्केट में कोई गलत जानकारी आ रहा है तो आप पूछो उससे, वो बताएगा नहीं ये झूठ है या ये सच है। आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकता है, आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देता है परचेज सेल के लिए, ये सब काम ब्रोकर करता है। सब ब्रोकर क्या होता है बेटा, सब ब्रोकर का भी ब्रोकर, समझाते हैं हम ब्रोकर का ब्रोकर कैसे होता है। मान लो अपस्टॉक्स है या जीरोधा है या आपका इंडिया बुल्स है, ऐसे बहुत सारे हैं जो मार्केट में, ये लोग डायरेक्ट सेबी से या डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है एज अ ब्रोकर, वो तो हो गए ब्रोकर। अब हम इनका एजेंसी हम ले लिया, अब चंद्रलेखा मेरे पास आके बात करती है कि नीरज सर मेरे लिए शेयर खरीद लीजिए, शेयर बेच दीजिए, तो अब स्टॉक जीरोधा ये लोग ब्रोकर है, नीरज इनका सब ब्रोकर है, और चंद्रलेखा इन्वेस्टर है जो नीरज के थ्रू शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है। ठीक बात। तो बेटा जी ब्रोकर और सब ब्रोकर का काम डिट्टो सेम, सारा चीज वही लिखा हुआ है, तो दोबारा अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। खाली ये डिफरेंस बिटवीन एक बार देख लेना, फिर काम पढ़ने का दरकार नहीं है। जो ब्रोकर करता है वही सब ब्रोकर करके देगा, अलग वो कुछ करके नहीं देगा। ठीक है। नहीं ये होता है ना बेटा, अब देखो सबको ही जाके जीरोधा अपस्टॉक्स ऑनलाइन समझ ले या सबको जाके इंडिया बुल्स से बात कर ले, पॉसिबल नहीं है।
अब बहुत सारे इंडिया में बोले ना 5% का इन्वेस्टर है इंडिया में शेयर मार्केट में पैसा। इंडिया का 140 करोड़ का पॉपुलेशन में मुश्किल से 5 करोड़ 10 करोड़ शेयर मार्केट में अकाउंट है। तो बेटा जी अकाउंट है वो ये सब काम हाँ सब डील भी नहीं करते उतनी। तो पॉइंट वही है बेटा जी कि मार्केट में लोगों को तो जानकारी नहीं है कैसे जाके काम करें, और वो लोग को डर लगता है ये ऑनलाइन खुद डायरेक्ट करने से। वो लोग को डर लगता है डायरेक्ट ब्रोकर के पास जाके, ब्रोकर तो हर रोज उनका बात नहीं सुनेगा ना बार बार, या सुनेगा भी तो हर समय वो उसके पास भी तो 500 क्लाइंट होंगे, तो वो सबका तो नहीं सुन सकता। तो वो लोग क्या कहते हैं सब ब्रोकरशिप दे देते। वो लोग बोलते हैं ठीक है 5% कमीशन मेरा कमाएगा, 2% कमाई तुमको भी दे देंगे, तुम लोगों को हैंडल कर लो। अब मेरे बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं मान ले वो मेरे पे भरोसा इजीली कर लेगा, मेरे आसपास मेरे जान पहचान के लोग, उनको लगेगा इसके पास तो 50 ही क्लाइंट है तो इससे तो डील करने में दिक्कत नहीं आएगा, ये बात सुनेगा, ये टाइम देगा। तो सब ब्रोकरशिप बहुत इजीली लोग लेते हैं, काम है बहुत बढ़िया इसमें। या जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जिनको लगता है मार्केट को बहुत अच्छा जज कर पा रहे हैं, वो लोग सब ब्रोकरशिप ले लेता है, और वो लोग क्लाइंट को बोलता भी है देखो ये मार्केट ऐसे चलेगा इसमें इन्वेस्ट करो, तो ये भी होता है। तो सर अच्छा बात है अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का इकोनॉमिक फंक्शन का क्या जरूरत है? सर बहुत ही आपको एक रेडी मार्केट दे रहे हैं, मतलब ये NSE BSE होने का क्या जरूरत है, समझे? हाँ। तो सर ये आपको रेडी मार्केट देते हैं, आप तुरंत बाई सेल कर सकते हो, ये आपको सेविंग का हैबिट लगाते हैं, ये आपको शेयर मार्केट को इवेलुएट भी करने में हेल्प करते हैं, ये आपको कैपिटल को तुरंत कंपनी तक पहुंचा देते हैं, आपको बहुत अच्छा इनकम का जरिया देते हैं। आजकल सबको जो लोग कोई नौकरी कर रहा है बिजनेस कर रहा है सबका शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा कम करके पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर को सेफ्टी भी देते हैं ये लोग, NSE BSE के लोग हर चीज पे नजर भी रखते हैं, कोई फ्रॉडगिरी नहीं हो रहा है, प्रॉपर चैनलाइजेशन होता है कैपिटल का, तुम्हारा कैपिटल इधर उधर नहीं जाएगा। गुडविल बढ़ाता है कंपनी का, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसका गुडविल बढ़ता है। इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम एजुकेट करते हैं कि देखो शेयर मार्केट में क्या फ्रॉड है क्या नहीं, ताकि लोगों का वेलफेयर हो। फ्लो ऑफ कैपिटल को इंटैक्ट रखते हैं, कैपिटल यहाँ वहाँ नहीं जाता है, फ्लो में जाता है एकदम, तुरंत तुमको पैसा में कन्वर्ट करने का मौका देते हैं। तुम्हारा शेयर बेचो 2 दिन में तुम्हारे अकाउंट में पैसा। कोई कंपनी गलत एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसका मार्केट में वार्निंग दे देते हैं ये कंपनी फ्रॉडगिरी कर रहा है या ये कंपनी गलत काम कर रहा है, इसमें पैसा मत लगाइए, ठीक। इनसाइडर ट्रेडिंग शॉप पे बहुत काम का, बिल्डिंग बहुत काम का पार्ट हो गया। हाँ ठीक, 4-5 क्वेश्चन आ रहा। ये अब है डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सर मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है, कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म मार्केट है। मनी मार्केट का प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूशन उस तरीके से नहीं है, कैपिटल मार्केट का है NSE BSE। मनी मार्केट का कंट्रोलिंग बॉडी कौन है? RBI। सेबी कैपिटल मार्केट का कंट्रोलिंग बॉडी कौन है? सेबी। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बॉन्ड, एंड वो सब जो एग्जाम्पल में पढ़ते हो। कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्या है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड। 4-5 डिफरेंस डायरेक्ट क्या? मनी मार्केट कौन ज्यादा रिस्की है? मनी मार्केट, हाँ मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है ना इसलिए कम रिस्की है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में पैसा डूबने का खतरा भी ज्यादा होता है। लिक्विडिटी किसमें? शॉर्ट टर्म में भी तो होता है। अरे होता है ज्यादा कम किसमें? हम ये तो बोला नहीं, 0 रिस्क होता है, मतलब ज्यादा पैसे लगाते हैं। हाँ। नहीं शॉर्ट टर्म में क्या है बेटा, 2-3 महीना में देखो, 2-3 महीना में कोई बिजनेस पूरा बर्बाद नहीं हो जाएगा जहां तुम पैसा लगाए, लेकिन 1-2 साल में 5 साल में कोई कंपनी बर्बाद हो ही सकता है। तुम पैसा लगाए हो आज, तुमको लगेगा सब ठीक ही चल रहा है। लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा अनसर्टेनिटी होता है। बेटा जी 2005 में नोकिया को ग्लोबल मोबाइल लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अवार्ड मिला था। अगर 2005 में कोई मजाक में भी बोलता ना कि नोकिया डूब जाएगा, लोग बोलते तुम पागल है। हाँ सर, और सर तब नोकिया का राज था, और 2008 में नोकिया डूब गया। 5 में उसको ग्लोबल लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर का अवार्ड मिलता है और 8 में डूब जाता है 3 साल के अंदर। तो 2005 में अगर कोई बोलता ना तो लोग बोलते हैं ये मंगल ग्रह से है, पागल है।
लेकिन 2008 में जब कोई बोला देखो डूब गया तो हाँ भाई ये अचानक कैसे हो गया। सीईओ टीवी चैनल के सामने बैठ के रो के कंपनी बेचा है माइक्रोसॉफ्ट को, रोते कौन निकल रहा है। हाँ मालूम है, दोबारा अपना नहीं लिया कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट में चला नहीं पाया तो उसको, तो ये लोग दोबारा ऑफर किया माइक्रोसॉफ्ट की हमारा कंपनी हमको वापस दे दो। माइक्रोसॉफ्ट भी देगा ले ही लो भैया, हम भी नहीं चला पा रहे। नोकिया हाँ तो वो लोग को वापस दे दिया, हम नोकिया कंपनी चला रहे हैं। लेकिन अब देखो मार्केट में उस तरीके से नोकिया का नाम नहीं सुनता जितना जल्दी से तुम एप्पल, सैमसंग, एमआई का नाम सुन लेते हो। एमआई छोड़ो, तुम लावा, वीवो, ओप्पो का भी नाम बहुत सुन लेते हो। नोकिया का कितना बहुत चढ़ा है मतलब। हाँ वही तो, तुम नोकिया का कितना नाम सुनते हो। तो पॉइंट इज कि बेटा जी लॉन्ग टर्म में कंपनियां बर्बाद हो जाती है, पता नहीं चलता। तो तुम्हारा पैसा भी तो डूब सकता है ना, रिस्क है। इसके प्लेयर का नाम बताया था, मनी मार्केट के प्लेयर कौन है, कैपिटल मार्केट के प्लेयर कौन है, लिक्विडिटी किसमें ज्यादा है, मनी मार्केट ज्यादा लिक्विड है, कैपिटल मार्केट कम लिक्विड है। क्योंकि इक्विटी शेयर खरीदोगे और अगर कंपनी को पैसा वापस देना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ेगा। इजीली मार्केटेबल कौन है, कैपिटल मार्केट, क्योंकि इसका प्रॉपर से बहुत सारा ब्रोकर, सब ब्रोकर है। मनी मार्केट के लिए तो बैंक में जाके बॉन्ड वगैरह खरीदो। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, मनी मार्केट का कैपिटल शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल होता है। बस इतना ज्ञान बहुत है। रोल ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का क्या काम है। सर तुम्हारा बुक ना बहुत ही गंदा काम किया, बहुत ही गंदा तरीके से लिखा। हमको एक्चुअली में 3 बेट में ब्रेकअप करना चाहिए इसको। सेबी का पहला काम है प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेबी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। सर जैसे कंपनी कुछ फ्रॉडगिरी कर रहा है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं मिल रहा है, तुमको मीटिंग का नोटिस नहीं मिल रहा है, या तुमको क्या बोलते हैं कंपनी तुम्हारा डिविडेंड टाइमली पे नहीं कर रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट तुम्हारे अकाउंट में नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करता है। कंपनी अंदर ही अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग जानते हो ना, अगला टॉपिक वही आने वाला है। वैसे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, सर कंपनी के अंदर के लोग प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचने के पहले खुद यूज कर ले रहे। देखो हम क्या बोला, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचने के पहले खुद यूज कर ले रहे। मान लो कंपनी को 3 दिन बाद डिक्लेयर करने वाला कंपनी की बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट हुआ कंपनी में। अब तुम कंपनी में मैनेजर हो या अंदर में कोई बड़े पोस्ट पे हो, तुमको तो पता ही है कि प्रॉफिट हुआ है। ऑब्वियस बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट में ये प्रॉफिट तो कम से कम कंपनी को पहले से पता होगा, 1 हफ्ता पहले। तुम क्या किए, खुद ले लिए, हमको खबर कर दिए कि नीरज सर मेरी कंपनी का 10,000 शेयर ले लीजिए, 1 लाख शेयर ले लीजिए, सॉलिड प्रॉफिट डिक्लेयर होगा, उस दिन भागेगा ऊपर मार्केट, बेच दीजिएगा। तो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को तो 3 दिन बाद मिलेगा ना। और ये इंफॉर्मेशन ऐसा है जो प्राइस सेंसिटिव है। मतलब शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस को बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। हाँ सर करेगा ही। अचानक कंपनी डिक्लेयर करेगा हमको 20,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, सॉलिड वे में शेयर ऊपर भागेगा। अब तुम पहले से 1 लाख शेयर लेके बैठ गए थे, जैसे मार्केट ऊपर भागा तुम बेच के निकल गए। यही लोगों को पहले प्रॉफिट। हाँ ये हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग। कंपनी के अंदर का आदमी खुद कर रहा है या अपने किसी रिलेटिव या दोस्त से करवा रहे। पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, खुद करे तो पकड़ लेते उसके बैंक अकाउंट में क्या हुआ। बट अब आप आगे हमको बताए, आपका मेरा कोई रिलेशन थोड़ी ना है। कौन पकड़ पाएगा कि चंद्रलेखा के नीरज सर को बताइए नीरज से ये कमाया। तो ये सब हो, लेकिन पकड़ा जाए तब केस है। 25 करोड़ या जितना प्रॉफिट कमाए उसका 3 गुना फाइन है। मतलब मिनिमम 25 करोड़ तो फाइन है ही। अगर तुम 100 करोड़ कमाए हो तो 300 करोड़ फाइन हो जाएगा। 25 करोड़ और 3 टाइम विचेबल इज हायर। तो सेबी का ये काम है प्रोटेक्टिव फंक्शन। दूसरा काम है सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन, मतलब रूल रेगुलेशन बनाना। सर ये जो पैसा इन लोगों को मिलता है ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सेबी या तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए खर्चा करता है या शेयर मार्केट को स्ट्रांग बनाने के लिए खर्चा करता है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन क्या है, सर ब्रोकर, सब ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदे, ये सब में बहुत सारा रूल होता है ना शेयर मार्केट का। तो ये सब रूल बनाता है सेबी। और तीसरा फंक्शन है डेवलपमेंट फंक्शन, मतलब शेयर मार्केट को ग्रोथ करना और इजी बनाना, लोगों तक उसका अवेयरनेस पहुंचाना। यही ज्ञान को ये लोग पूरा लिस्ट में बना के रख दिया। तो आप यहाँ से मत पढ़ो,
आपके पास क्लास 12 का BST का बुक है, उसमें देखना सेबी का फंक्शन लिखा हुआ है, तीन ब्रेकअप करके। हाँ सर, क्लास मतलब चैप्टर नंबर 10, बहुत अच्छे से लिखा है। चैप्टर नंबर 10। अब ये देखो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या बोला, हम बोला कंपनी का कोई अंदर का आदमी परचेज या सेल कर रहा है सिक्योरिटी को जिसके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी अकाउंट, तो ये इलीगल है, ये अलाउड नहीं है। सर क्या कंपनी के अंदर के लोग शेयर ही नहीं ले सकते? एम्प्लॉय लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर लोग, ये लोग सर ले सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक में आने के बाद लो, तब तुमको इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ब्लेम नहीं करेंगे। समझे मेरा बात? बट पहले पब्लिक तक इंफॉर्मेशन आने दो ताकि फेयर ट्रेडिंग हो ना बेटा। हाँ। अब पब्लिक को तो जब तक न्यूज मिला तब तक तो तुम 1,06,000 ले गए नीचे के भाव में, अब भयानक तरीके से मार्केट ऊपर भागा, तुम एक बार में बेचे, शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा, जो पब्लिक तुम्हारे बाद पैसा लगाया वो तो बर्बाद हो गया। ये तो गलत बात हो रहा है। हाँ स्कैम है। हाँ, तो ये स्कैम है। ये आज की डेट में रैम्पेंट इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसको रोकने के लिए सेबी बहुत सारे एक्शंस लेते हैं। कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन सर सेबी पकड़ता कैसे होगा? अब कंपनी का अंदर का आदमी करे तो पकड़ सकता है, कंपनी के अंदर का आदमी अपने एक आदमी को बताया, वो आदमी अपने एक आदमी को बताया, वो आदमी अपने एक आदमी को बताया। अब मान लो आपके पापा एक कंपनी में जॉब करते हैं, वो आगे आपको बताए, आप आगे मेरे को बताए, हम अपने किसी रिलेटिव के रिलेटिव को बताएं। अब कहाँ कनेक्शन ढूंढेगा कि जो ट्रेडिंग किया उसका अनुश्री के साथ क्या रिलेशन? सर सेबी वो नहीं ढूंढता। सेबी क्या करता है, ये देखता है कि अचानक एक कंपनी में बहुत ज्यादा बाइंग या बहुत ज्यादा सेलिंग क्यों होने लगी, तो वो करता है कि किसके अकाउंट से ये बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रहा है। अब उसका रिलेशन बैक ट्रैक करता है, पूंछ पकड़ के उल्टा चलता है। इस तरीके से सेबी ट्रैक करता है, ठीक है। इसके लिए एक्ट भी बना हुआ है। अब वो फाइन वाला बात भी लिख के आ सकते हो, 25 करोड़ और 3 टाइम्स व्हिचएवर इज हायर, जो ज्यादा है। तो सर अगर आप 20 करोड़ का फ्रॉड किए हैं तो 25 करोड़ फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि 20 और 25 करोड़ व्हिचएवर इज हायर। और अगर सर आप मतलब 5 करोड़ अपने घर से देना पड़ेगा। हाँ, नहीं रहा तो? और अगर आप नहीं रहेगा तो आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाएगा, कोर्ट में जेल होगा। 30 करोड़ का अगर आप फ्रॉड किए हो तो 30 करोड़ का 3 गुना होता है 90 करोड़, तो 90 करोड़ और 25 करोड़ व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। नहीं, ऊपर में भी एक गलती हुआ बेटा, 20 करोड़ का 3 गुना कितना होगा? 60 करोड़, तो 60 करोड़ 25 करोड़ व्हिचएवर इज हायर। बुक बिल्डिंग क्या होता है? लास्ट टॉपिक, लेकिन बहुत काम का टॉपिक। सर बुक बिल्डिंग क्या होता है? कंपनी जब आईपीओ लाती है तो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन होता है। उस प्रोस्पेक्टस में प्राइस भी बताती है किस दाम में शेयर बेचेगी, लेकिन बहुत बार कंपनी कंफ्यूज होती है कि क्या दाम रखें, कंपनी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो कंपनी क्या करता है, बिना प्राइस वाला एक प्रोस्पेक्टस इशू करता है और पब्लिक को बोलता है कि आप हायर प्राइस के लिए बिडिंग करो। जो हाईएस्ट कंपनी एक फ्लोर वैल्यू और एक कैप वैल्यू बता देते हैं, मतलब नीचे का वैल्यू और ऊपर का वैल्यू बता देता है, उसके बीच में आप बिडिंग करो। हाँ, बोला जाता है बिडिंग जिसके सबसे ज्यादा हायर साइड में बिडिंग आएगा वो प्राइस फाइनलाइज करके सबको शेयर दिया जाए। इसी को बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सर अगर बिडिंग ही होगा तो कैपिटल वैल्यू देते क्यों है? मतलब कैपिटल वैल्यू 10 रुपया, फेस वैल्यू 100 रुपया फेस वैल्यू। नहीं, मतलब देखिए, अगर फ्लोर वैल्यू अगर 10 रुपया हुआ, हाँ, तो उससे ऊपर का तो बिडिंग होगा ही। हाँ, 10 से शुरू होगा ना बिडिंग। हाँ, तो 10 से शुरू होगा बिडिंग, 10 से 100 का बिडिंग। बेटा लिमिट इसलिए लगाते हैं जब किसी को लगता है कि नहीं इतना ज्यादा दाम में बिडिंग नहीं करना, फेयर तो रखना पड़ेगा ना बात को। हम सिर्फ हायर साइड रख देंगे तब तो दिक्कत ही है। हायर का भी लिमिट फिक्स होगा, इससे ज्यादा का बिडिंग भी नहीं होगा। तो ये बुक बिल्डिंग एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस है आईपीओ में प्राइस फिक्स करने का। या तो कंपनी खुद प्राइस कर ले, नहीं कर पा रहा तो बुक बिल्डिंग के थ्रू करता है, ठीक है। तो ये एक रिलायबल मेथड है, इसमें मैनिपुलेशन का स्कोप कम हो जाता है,
कंपनी को भी सही प्राइस डिसाइड करने में हेल्प मिल जाता है। इसका एक ड्यूरेशन फिक्स होता है, कितना दिन में वोटिंग करना है, ये सब होता है। ये नहीं पढ़ने, ये देखो आखिरी क्वेश्चन, रिसेंट चेंजेस इन इंडियन कैपिटल मार्केट। सर इंडिया में बहुत सारे बोर्ड या डिपार्टमेंट बनाए गए, तो सेबी बना, NSCI बना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सर NSDL हम बोला ना, डिपॉजिटरी होता है ना जिसके पास जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलता है, NSDL और CDSL नाम के डिपॉजिटरीज बना। ये खाली नाम याद करने और कब बने वो याद करने। NSCC बना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, तुम्हारा शेयर तुरंत तुम्हारे अकाउंट में आए उसके हेल्प के लिए। म्यूचुअल फंड का मार्केट बना, डेरिवेटिव ट्रेडिंग का मार्केट बना। खाली नाम याद करोगे और कब बना याद करोगे बस। ये था चैप्टर 2 खत्म।